स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम हर बार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन के साथ आते हैं। तो आज मैं फिर से आपके साथ कुछ धमाकेदार इंफॉर्मेशन, धमाकेदार नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो आप सबने डीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? डीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा। और जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उनके लिए तो मानो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ भगवान के जैसा है, क्योंकि सारे फंड वहीं से ही आते हैं। ओके, तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। ओके, तो इसमें जो इंस्पायर स्कीम है, इसकी जो इंस्पायर स्कीम है, उसके बारे में भी आप सबने सुना ही होगा। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इंस्पायर अवार्ड से रिलेटेड है। तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो इसके 5 कंपोनेंट है। पहला है इंस्पायर अवार्ड, सेकंड है इंटर्नशिप, थर्ड है इंस्पायर स्कॉलरशिप, ठीक है, फोर्थ है इंस्पायर फेलोशिप, और फिफ्थ है फैकल्टी। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इंस्पायर फैकल्टी पे है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि आज का जो डिस्कशन है वो किस बारे में होने वाला है, और इसके जो 5 कंपोनेंट है वो क्या है, ताकि आपको आपको या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, जो इंस्पायर से रिलेटेड है या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो जैसे कि इसमें लिखा है कि इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप इज अ कंपोनेंट विच वर्क अंडर इंस्पायर। ओके, अब इसमें इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये फेलोशिप क्या है। ओके, और इसमें कितना अमाउंट मिलता है, क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम बेसिक नॉलेज इसके बारे में ले लेते हैं। तो इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप जो है, ये क्या होती है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू डॉक्टरल, इट मीन्स जो कि पीएचडी कर चुके हैं, या जिनने पीएचडी का थीसिस अभी क्या किया है, सबमिट किया है। ठीक है, मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लेकिन उसके लिए थीसिस सबमिट होना चाहिए, और जिनका पीएचडी हो चुका है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, यदि वो इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फेलोशिप है, वो 5 साल के लिए आपको मिलेगी, फॉर इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस एरियाज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस एंड ट्रांजिशनल रिसर्च इन एस&टी डोमेन। एस&टी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और इसका जो एज ग्रुप है वो किसके लिए मिलेगी, ये 27 से 32 का जो एज ग्रुप है उनके लिए मिलने वाली है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन से रिलेटेड यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इंस्पायर की जो वेबसाइट है क्या है, inspire.government.gov.in, इस पे जाके आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से बेसिक पता चल गया कि ये किसके लिए मिलेगी फेलोशिप, और एज ग्रुप क्या होगा, और कौन कौन से डोमेन इसमें मेनली इंक्लूडेड है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि ये किसी प्रकार की फेलोशिप है, लेकिन आप बोलोगे कि इसके लिए एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर ऐसा है कि आप इंडियन ओरिजिन से। ठीक है, अब आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन डजंट मैटर कि आपने पीएचडी कहाँ से की है, वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी पीएचडी करो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटी हो, इंडियन हो, या फिर क्या हो, वर्ल्ड में कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो ये हो गया।
सेकंड पॉइंट में आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो सेकंड पॉइंट में आपसे बोल रहे हैं कि आपका जो ट्वेल्थ में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, 60 एटलीस्ट होना चाहिए। और इसके या तो आपके स्कूल में परसेंटेज होता होगा या फिर सीजीपीए होता होगा, तो इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको यही बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, यदि उनने अपना थीसिस सबमिट कर दिया है लेकिन आपकी जो डिग्री है वो अवेटिंग है, मतलब डिग्री नहीं मिली है आपको, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। इसके बाद लेकिन साथ ही साथ उनको ये अवार्ड मतलब ये फेलोशिप तभी कंफर्म होगी जब उनकी जो पीएचडी डिग्री है वो अवार्ड हो जाएगी। ठीक है। 3 पॉइंट आपको हो सकता मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो 1 जनवरी 2023 है तब तक आपका जो एज है वो 32 ईयर है या उससे कम है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विमेन कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 37 ईयर्स हैं जो वो एज रिलैक्सेशन के तौर पे आपको मिलेंगे। और यदि आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 42 ईयर्स तक के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। ओके, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपसे बोला गया है कि यदि आपकी जो सबसे पहले तो आपको किस बेसिस पे ये फेलोशिप मिलेगी, तो आपका जो पब्लिकेशन है ऑफ रिसर्च पेपर, आपके जो रिसर्च पेपर हैं वो अच्छे रेप्यूटेड पब्लिकेशन में पब्लिश हो। इसके साथ ही यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि न्यू सब्जेक्ट एरिया पे वर्क कर रहे हैं, जो कि नया सब्जेक्ट एरिया है, इसको ट्रांजिशनल रिसर्च इन SNT में जो भी नया सब्जेक्ट एरिया है, तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 1 ग्रांटेड पेटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या बताया गया है कि जो आपका न्यू सब्जेक्ट एरिया है, जो ट्रांजिशनल रिसर्च इन SNT है, तो जो होस्ट स्टूडेंट है वो उनको चूज करना पड़ेगा। I mean, जब वो चूज करेंगे तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। इसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए है तो आप ये वाली जो वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी दे दूंगी ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद इसमें है कि यदि कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं इन रेगुलर और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, यदि वो कहीं भी इंडिया में एम्प्लॉयड हैं तो वो भी इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनको यदि इस फेलोशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आप उनको वहां से रिजाइन देना होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप एक साथ 2 जगह जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके क्या एसेंशियल एलिजिबिलिटी होगी। इसके बाद डिजायरेबल क्या है कि आपको यदि आप क्लास 12 में इंडिया में टॉप 1% स्टूडेंट्स में थे, आपका IIT JEE और नीट में रैंक होल्डर थे, या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यूनिवर्सिटी, यदि आपके पास ये इनमें से कोई एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी है तो और भी अच्छा है। मतलब एसेंशियल के साथ यदि डिजायरेबल है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो बात हो गई कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एसेंशियल है, क्या डिजायरेबल। अब सेकंड बात करते हैं कि फेलोशिप कितना मिलेगा। मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार कि ये धमाकेदार अपॉर्चुनिटी है, धमाकेदार अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ऑफ कोर्स आपके मन में आया होगा कि इसमें फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,25,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलने वाली है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। ठीक है, जो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है, आपको इतना अमाउंट इस फेलोशिप के अंडर मिलने वाला है। और साथ ही साथ एनुअली 2000 जो 2000 रुपीज का जो इंक्रीमेंट है वो होगा। इसके साथ ही साथ आपको रिसर्च ग्रांट मिलेगा 7 लाख एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। इट मीन्स 35 लाख का जो है आपको रिसर्च ग्रांट मिलने वाला है। ठीक है, रिसर्च ग्रांट मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि यार आप यदि
इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं तो दिस मच मनी इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर योर रिसर्च। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद और साथ ही साथ आपके जो भी फेलोशिप है वो टैक्सेबल रहेगी एज पर इंडियन आईटी रूल एक्ट। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया कि आपको कितनी फेलोशिप मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करें, चाहे वो इंस्पायर फैकल्टी जो मैं आपकी बता रही हूँ वो फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, ये आपको पता ही होगा कि फॉर्म फिल करने के पहले उसकी क्या गाइडलाइंस है, उसको अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा हो गया, ये किसी भी फॉर्म को या कोई भी काम करने के पहले ये एथिक्स होते हैं, तो वो आपको पता ही होंगे। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो ऑनलाइन मोड पे होंगे, और ये वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां से आप देख लेंगे। इसके बाद जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट है तो वो क्या करेंगे, उनका एक अलग से आप ऐसा ईमेल आईडी बनाएंगे जो पहले से इंस्पायर की साइट पे रजिस्टर नहीं है, तो आप उससे रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबमिट करेंगे। तो ये हो गया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैं बार बार बात कर रही हूँ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो क्या है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है केयरफुली, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आपके लास्ट डेट के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए हैं। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 10th की मार्कशीट होती है। ठीक है, इसके बाद 12th यूजी पीजी प्रोग्राम की आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, और इन सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको विद इन 1 MB इनका जो साइज है, फाइल का साइज है, वो होना चाहिए और आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद पीएचडी डिग्री सर्टिफिकेट यदि है तो ठीक है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप किसी कम्युनिटी या कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यू हैव टू अपलोड हियर। ओके, देन प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इसको अपलोड करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर, यदि आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे देना होगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड फेलोशिप रिसीव, तो ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। ये तो बात हो गई आपकी बेसिक जो भी है कि आपके पास क्या क्या है। अब इसके बाद आपका जो प्रपोजल होगा जिसके बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलने वाली है, तो वो क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको इजीली ये मिले। ओरिजिन ऑफ प्रपोजल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन बुलेटिन पॉइंट, ये क्या होता है ताकि आई कैचिंग होता है, आई कैचिंग होता है ताकि जो भी रिव्यूअर है उसको पढ़ने में मतलब आसानी हो, और ऑफ कोर्स टाइम भी सेव होता है उसको लिखने में। ठीक है, मेथोडोलॉजी आप क्या अडेप्ट करने वाले हैं वो लिखेंगे। इसके बाद आपके जो प्रपोजल का करंट स्टेटस क्या है इन इन दिस फील्ड, वो क्या है वो लिखेंगे। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या देने वाले हैं और इसके बाद आउटकम क्या निकलने वाला है वो लिखेंगे। ये तो बहुत मेन है कि आप यदि किसी प्रपोजल कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो आपका उससे क्या आउटकम निकलने वाले हैं, आप ये रिसर्च क्यों करने वाले हैं, तो वो आपको लिखना है। और वो जो आउटकम निकलेगा वो आपके नेशनल मिशन के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो न्यू सब्जेक्ट एरिया की मैं बात कर रही थी, ट्रांजिशनल रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका जो FAQ है इसके क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसके डिटेल मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। उसकी मैं नीचे आपको लिंक दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस लिखना है, यहाँ पे 2000 वर्ड काउंट होंगे, ये इतने ही होना चाहिए, यदि इससे ज्यादा होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ वर्क डन सो फॉर सिग्निफिकेंट ऑफ द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, वो लिखना है कि आपने अभी तक क्या वर्क किया है। इसके बाद आपके पब्लिकेशन क्या है, इसके 3 कॉलम बनेंगे कि पब्लिश्ड पेपर कितने हैं, इसके बाद एक्सेप्टेड कितने हैं, सबमिटेड कितने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे और फिर इसको
फिल करेंगे और यहाँ पे टाइटल ऑफ पेपर जाएगा, जर्नल नेम जाएगा, वॉल्यूम जाएगा, ईयर जाएगा, पेज नंबर जाएगा और इम्पैक्ट फैक्टर कितना है वो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास पेटेंट है, आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, यदि वो फेल्ड है तो आप वो भी लिखेंगे। यदि पेटेंट ग्रांटेड है तो वो लिखेंगे कि, तो यदि ग्रांटेड है तो नेशनल या इंटरनेशनल, कहाँ पे ये ग्रांटेड हुआ है, इसके बाद नेम ऑफ इन्वेंटर, टाइटल ऑफ पेटेंट, ईयर ग्रांटेड, नेम ऑफ पेटेंट ऑफिसर, ऑफिस एंड रिमार्क क्या क्या है उसके वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप इसको फिल करने के पहले ऑफ कोर्स ये सारी चीजें रीड करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि, और हाँ, सबसे बड़ी बात तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट जो है, सबमिशन की लास्ट डेट है जो है वो 31 अगस्त है। तो ये आप अच्छे से माइंड में रखेंगे ताकि इस डेट आने के पहले आप फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि कई बार साइट बिजी हो जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सबसे पहले तो इसमें यही लिखा है कि जो भी मेथड होगा फॉर्म सबमिट करने वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड पे कुछ भी नहीं होगा। और ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट गिवन है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ही आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जो FAQ की मैंने बात की थी, ठीक है, तो उसके लिए आप इस साइट पे जाएंगे और वहां पे FAQ का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं ट्रांजिशनल रिसर्च के लिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि यदि वो फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखें। ठीक है, उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखें एज अ प्रूफ, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड होता है तो इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो आपको अच्छे से और पूरे होश और हवस में फॉर्म भरना है ताकि कोई भी गलती ना हो। ओके, एप्लीकेंट ऑन वैलिड एंड फंक्शनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ईमेल एड्रेस काम कर रहा हो और वैलिड हो। ठीक है, तो ये है। इसके बाद एक एप्लीकेंट को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक ईमेल आईडी से एक फॉर्म भर देता हूँ, दूसरी ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म भर दूंगा ताकि कोई तो सिलेक्ट होगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी होगी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। तो हमने इसमें देख लिया कि ये फेलोशिप क्या है, इसमें कितना अमाउंट मिलना है, एज ग्रुप क्या है, इसकी इसेंशियल और डिजायरेबल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो के साथ में मैं आपको जो इंस्पायर अवार्ड का जो वीडियो बनाया था उसका भी लिंक दे दूंगी। वो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो आप और लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, तो वहां पे आपको टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।